to learn some lessons from the West. मैं as principal of the school नहीं कह सकती, except dating. It's not that they are trying to have sex only or getting into the bed only. They are just trying to enjoy each other's company. मैम 30 इयर्स आपने एजुकेशन फील्ड में काम करा। आज के बच्चे और 30 साल पहले बच्चे कैसे हैं, कंफ्यूज्ड या स्मार्टर? मैंने 39 इयर्स काम किया, 30 इयर्स स्कूल में और 9 इयर्स मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी। राइट। तो इसलिए मैंने नर्सरी से लेकर यू कैन से 3 ईयर से लेकर मैंने 21 ईयर ओल्ड तक बच्चों के साथ डील किया है। सो मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 40 इयर्स का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज के बच्चे हैं, अगर हम कहें स्मार्टर, ऑफ कोर्स एवरी ईयर जो बच्चा आगे पैदा हो रहा है वो स्मार्टर है, क्योंकि जो ह्यूमन रेस है उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। हम एज रेस डेवलप करते हैं। अगर आप देखिए कि जब वर्ल्ड में आयरन एज थी तो हर जगह पे आयरन एज थी, जब कॉपर एज थी तो कॉपर एज थी। राइट। तो उससे ये पता चलता है कि ह्यूमन रेस कलेक्टिवली ही ग्रो करती है। तो आज का कोई भी बच्चा जो 2 साल का भी है, जितना वो कंफर्टेबली मोबाइल को या किसी भी गैजेट को हैंडल कर लेता है, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले वाला बच्चा भी नहीं कर नहीं सकता करता था। था। राइट। तो इसलिए स्मार्टर तो बच्चे हो ही रहे हैं, लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनके लिए सारा वर्ल्ड आज मीडिया पे, नेट पे, टीवी पर अवेलेबल है। जो कि 30 इयर्स पहले जो नॉलेज थी, जो कि एक्सपोजर था, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। इसलिए उनमें और आज के बच्चों में लाजमी है, जो फ़र्क है वो तो देखने को मिलेगा ही। आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जी। ठीक है? पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स जो है ना, मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बच्चे को समझाना है। बच्चा जो है वो एक सीड है जो अपने अंदर पूरा पोटेंशियल लेकर आया है। जब भगवान ने उसे भेजा ना, तो उसने माँ बाप को सिर्फ एक माली का रोल दिया है कि उन्होंने उसको पानी देना है, सही टाइम पे धूप देनी है और उसको ये देखना है कि उसको कोई एक्सट्रीम्स अफेक्ट ना करें, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट अफेक्ट ना करें। तो अगर हम उसे एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट देते हैं ना, तो बच्चा अपने आप ही एक प्रफुल्लित होकर बड़ा पेड़ बनने की क्षमता रखता है। हम जब ये सोच लेते हैं कि हाँ, मुझे समझाना है, मुझे इसे बनाना है, वहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि हम सिवाय उसको प्यार देने के, उसकी देखभाल करने के, हमें उसे ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उसे सही माहौल देंगे, एनवायरनमेंट देंगे, माता-पिता घर में खुद प्यार प्रेम से रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चा एक बहुत कंप्लीट और अच्छा इंसान अपने आप ही बन जाएगा। राइट। अच्छा, एक ना इसी बात के साथ जोड़ते हुए, हर पेरेंट अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। क्या इस दौड़ में पेरेंट्स अपने बच्चे का बचपन नहीं खराब कर रहे? देखो, ऐसा है कि वी कांट कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड ऑन द बेसिस, वी कांट कॉम्प्रोमाइज द प्रेजेंट ऑफ द चाइल्ड बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचर। हम मैं पिछले जवाब से इस बात को भी जोड़ूंगी कि वो अपना पोटेंशियल लेकर आया, वो सफल हो जाएगा। आप उसको बहुत बनाने का प्रयास मत करिए। इसमें हम वो जो कैटरपिलर वाली स्टोरी है ना, कि एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि जो कैटरपिलर में से बटरफ्लाई निकल रही थी तो स्ट्रगल कर रही थी। तो उसने सोचा मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, तो उसने उसका जो कोकून था उसे काट दिया। तो उसने रियलाइज़ किया कि उसमें से तो बटरफ्लाई जो निकली उसके तो विंग्स कट चुके थे, तो वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी। तो हम उन्हें सफल बनाने के प्रयास में हम उनके बहुत विंग्स काट देते हैं। द ओनली थिंग वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन आर द रूट्स एंड द विंग्स। हम उन्हें सही रूट्स दें, सही संस्कार दें, तो अपने आप ही उनके विंग्स इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि वो अपनी उड़ान भर पाएंगे और अपना फुल पोटेंशियल लेकर सफल हो पाएंगे। आपने इतने स्कूल्स, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपने देखा है, एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी सोच होती है कि उनका बच्चा स्कूल में, क्लास में फर्स्ट आए।
क्या वो मार्क्स बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में? वरुण, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। हाँ, हर माँ बाप उसे अव्वल देखना चाहता है, जैसे कहा सफल देखना चाहता है, अव्वल देखना चाहता है। लेकिन लाइफ की ना अलग अलग स्टेजेस हैं। मैं सोचती हूँ कि जब बच्चा 3 साल से लेकर 10 साल तक स्कूल में है ना, तो वो एक हैबिट फॉर्मेशन स्टेज है। जब हमने बच्चे को स्कूल में आने की आदत डालनी है, अपना काम करने की आदत डालनी है, जो उसे काम स्कूल से मिला है उसे रोज करने की आदत पानी है, एक एसेंशियल डिसिप्लिन देना है। राइट। जो डिसिप्लिन है वो बच्चे को लाइफ में एक स्ट्रक्चर देता है और सही आदतें पैदा होती हैं। अब मैं माँ बाप को अक्सर समझाती हूँ कि उसको छोटी सी बात पे छुट्टी नहीं करानी है। उसे लगना चाहिए, चाहे वो नर्सरी में पढ़ता है, कि स्कूल जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक हैबिट फॉर्मेशन का हिस्सा है। और जो स्कूल से काम मिला है वो कंप्लीट करना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक हैबिट फॉर्मेशन की स्टेज है। तो अगर हमने उसके उस स्टेज पर उसको स्कूल से, पढ़ाई से प्यार करा दिया और उसे अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी सिखा दी, तो उसके बाद जब वो 11-12 साल का हो जाएगा, उसके कंधे अपने आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो अपना भार खुद उठाने के काबिल हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने के काबिल हो जाएगा। तो अगर वो खुद, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम एक कार का इग्निशन अंदर से ऑन करें तो कार कहाँ तक जा सकती है, और बाहर से धक्का लगाएं तो वो कहाँ तक जाएगी, राइट। है ना? तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं बाहर से धक्का लगाऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, और मदर्स क्या करती हैं कि 5th तक खूब पढ़ा देती हैं बच्चों को। तो वो चलो चलो मैं पढ़ाती हूँ, तो वो उनको लगता है मेरा बच्चा देखो, मैं स्कूल से आए, बैठो पढ़ो, मैं पढ़ाई करा रही हूँ, सारा होमवर्क मैंने करा दिया। तो उसे वो जो स्पून फीडिंग है ना, वो उसको डैमेज कर रही है, क्योंकि फिर बच्चे को ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे पढ़ाई में अपने लिए नहीं करता, या मैडम के लिए करता हूँ या मम्मी के लिए करता हूँ। तो जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि उसका ओनर्स बच्चे को खुद लेना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है? और जब 5th के बाद पढ़ाई मुश्किल होने लगती है और मदर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाती, तो फिर उसे ऐसा लगता है इसको ट्यूशन भेजो, फिर उसको ऐसा लगता है कि ये तो ट्यूशन वाले का काम है, मेरा काम थोड़ी है। तो शुरू से अगर हमने बच्चे को सही दिशा देनी है, तो उसको बस एक सही वातावरण, सही डिसिप्लिन देना है और अपनी काम की जिम्मेवारी खुद लेनी सिखानी है। यही मेरी जो पेरेंट्स को एडवाइस है, आई वुड से। आपने इस आंसर में इतना सब कुछ समझा दिया कि जो कि बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में। आपने जिस एग्जांपल से समझाया ना, गाड़ी को बाहर से धक्का लगाना और गाड़ी को अंदर से स्टार्ट करना में, वो जो इग्निशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी सो कहीं ना कहीं एक इंटरनल इग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज देखो, हम साइकोलॉजी में दैट टू टर्म्स कॉल्ड द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। और लोकस ऑफ कंट्रोल इसके क्या, मैं अंदर से कंट्रोल हूँ कि बाहर से, है ना? तो जिसका अंदर का लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, हम अडल्ट भी हैं, हमें सुबह वॉक पे जाना चाहिए, हमें जिम जाना चाहिए, मेरा इंटरनल कंट्रोल है। कोई मुझे रोज कहे तुम आज गए कि नहीं गए, ये एक एक्सटर्नल कंट्रोल है। तो बच्चे को पहले हमें एक्सटर्नल कंट्रोल देना पड़ता है जब वो छोटा होता है, चलो स्कूल जाओ, चलो अब ये करो। लेकिन धीरे धीरे ऐसा उसे कम करते जाना चाहिए कि उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो अंदर को चला जाए, इंटरनलाइज हो जाए। तो जब वो इसका इंटरनलाइज हो जाएगा, फिर हमें आउटर धक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर कोई बच्चा एकेडमिकली एवरेज है, क्या वो लेटर लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है या उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हो सकती है? देखो, एकेडमिक सक्सेस दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक है उसका इनबॉर्न कैलिबर, उसको आईक्यू कह लें, एबिलिटी कह लें, कैलिबर कह लें, और एक है उसका हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, राइट? जब तक ये दोनों चीजें मौजूद नहीं होंगी, हाई कैलिबर और हार्ड वर्किंग होना, तब तक हम अव्वल नहीं आ सकते। तुमने तब बात की थी कि अव्वल कौन आ सकता है, Right. राइट? ये दोनों अव्वल आने के एसेंशियल कंपोनेंट्स है। अब अगर तो वो बच्चे में बहुत कैलिबर नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, तो वो अपने उस कम कैलिबर को भी ओवरकम कर सकता है। मुझे कई बार, मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ तो वो मुझे कहेंगे कि आई एम वीक इन मैथ्स, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, यू कैन फ्रेज इट अदरवाइज एंड यू कैन से आई नीड टू वर्क हार्डर इन मैथ्स, राइट? Right. अगर कोई बच्चा, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अगेन एबिलिटी बेस्ड है, एप्टीट्यूड बेस्ड है, सबके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं होता।
अगर यू आर नॉट बॉर्न विद इट, किसी को अगर वो एक बारी में आता है, तुम्हें शायद वो 3 बार करना पड़े, राइट? उसको नेचुरल एबिलिटी है, उसे फटाफट आ जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है अंधेरी रात तो दिया जलाना कब है मना, है ना? तो हम किसी भी अपनी लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड ऑन इट। तो जो व्यक्ति, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो व्यक्ति लाइफ में हार्ड वर्किंग है ना, वो जहां भी जाएगा सफल होगा ही होगा। क्योंकि अगर उसमें जिस भी चीज की एबिलिटी कम है, बाय वो अपने एसेंशियल हार्ड वर्क करके और हार्ड वर्क करके वो उसमें सफल होगा ही होगा। तो उसमें उसका एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है कि गिव अप नहीं करना है। तो जो नहीं गिव अप करता, हो सकता है वो आज जैसे 5th तक नहीं ब्राइट था, उसे पता ही नहीं था मुझे क्यों पढ़ना है, उसे 6 में समझ आनी शुरू हुई, वो ब्राइट होना शुरू हो गया। हो सकता है कई बच्चे 6 से 10 तक नहीं होते, उन्हें पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है, मम्मी के लिए पढ़ना है, मम्मी गुस्सा करेगी, बस यही। लेकिन जब वो 11th 12th में जाते हैं, उन्हें रियलाइज होता है इट्स माई लाइफ, आई हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगा मैं लाइफ में कुछ बनूंगा, देन दे स्टार्ट वर्किंग आउट। सो हर एक का लाइफ में अपना टेक ऑफ टाइम है। जैसे हम एक एयरपोर्ट पे हों तो सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, सबने उड़ना है, पर हर एक का अपना टेक ऑफ टाइम है। तो हर बच्चे का लाइफ में भी अपना टेक ऑफ टाइम है, राइट? तो अगर हमारे बच्चे का आज नहीं आया, हमें ना खुद डिसहार्टन होना चाहिए, डिमोटिवेटेड होना चाहिए, ना उसको करना चाहिए। हमें ये ट्रस्ट रखना चाहिए कि उसका भी टेक ऑफ टाइम आएगा, जब उसको समझ आ जाएगी। और अगर हम बाकी सब कुछ ठीक कर रहे हैं उसके लिए, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, गिव हिम द राइट एनवायरनमेंट, लव एंड अफेक्शन, तो उसका टेक ऑफ भी जरूर ही होगा। कहीं ना कहीं इस बीच में एक आती नहीं है पेरेंट्स की पेरेंटिंग और ओवर पेरेंटिंग में एक छोटी सी लाइन नहीं ऐसा जो है जो कहीं ना कहीं इस बात पे भी लिंक करती है? हाँ नहीं, बिल्कुल ही है। जैसे मैं पहले ही जब मैंने कहा कि 5th तक जो मदर बहुत पढ़ा रही है और 5th तक की बच्चे को बर्न आउट कर देती है, उसे लगता है मम्मी ने बहुत पढ़ा लिया, अब मैं बड़ा हो गया और मेरी मर्जी चलेगी, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो वो ओवर पेरेंटिंग है। सो अगर हम उसको हर बात में, तुम अब बैठ जाओ, अब तुम खड़े हो जाओ, अब तुम ये करो, हम उसको छोटे सा डिसीजन भी नहीं लेने दे रहे, तो वो लाइफ में बड़े डिसीजंस कैसे लेगा? राइट। सो ओवर पेरेंटिंग तो बहुत बैड है ही, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमें ओवर पेरेंटिंग को पहचानना चाहिए। होता यह है कि मेजॉरिटी पेरेंट्स को नहीं लगता कि मैं ओवर पेरेंटिंग कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज हम अपनी एस्पिरेशन में, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, फादर सोचता मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं आईएएस नहीं कर पाया, लाल बत्ती वाली कार होनी चाहिए, मैं इसको इतनी मेहनत करूंगा। हम उस समय सोचे बस मुझे एक अच्छा इंसान बनाना है, मुझे एक खुश व्यक्ति जो लाइफ में हैप्पी रहे वो बनाना है ना? हम क्यों पहले से सोच लेते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाना है? ये बनकर भी क्या सभी लोग खुश रहते हैं? क्या आज तक किसी डॉक्टर ने सुसाइड नहीं की, या इंजीनियर ने की नहीं की, या उनके डिवोर्स नहीं हुए, या वो लाइफ में अनहैप्पी या डिप्रेस्ड नहीं हुए? तो हमारा पर्पस ही गलत था। भगवान ने एक इंसान भेजा है, हमारे को उसे बेस्ट इंसान बनाना है, और वो भगवान ने उसका ब्लूप्रिंट बना के भेजा है, उसके अंदर सारा पोटेंशियल डालकर भेजा है। हमें बस ऐसा फैसिलिटेट करना। वी आर नॉट पेरेंट्स, वी आर फैसिलिटेटर्स, वी आर नॉट टीचर्स, वी आर फैसिलिटेटर्स। हम जो भी उसके आसपास अडल्ट्स हैं, हमारा नाम ही फैसिलिटेटर होना चाहिए, क्योंकि जो उसका पोटेंशियल है उसे बाहर लाना ही हमारी आवश्यकता है। राइट। अच्छा, कहीं ना कहीं बच्चों में ना कभी कभी मदर फादर पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी और बच्चे के साथ, चाहे वो फैमिली में हो चाहे क्लास में हो, कहीं ना कहीं कंपेयर भी करते हैं। तो वो कंपैरिजन करना साइकोलॉजिकली कितना हार्मफुल है बच्चे के लिए? देखो, वो तो वरुण, मैं सोचती हूँ कि बहुत ही डैमेजिंग, ऑफ कोर्स इट इज एपरेंट, इट इज डैमेजिंग। मैं उसके ऊपर कमेंट करने के, क्योंकि मैं तो कहूंगी है ही है डैमेजिंग, सो इट फिनिशेस। लेकिन ये है कि हम कंपैरिजन करते वक्त कई बार हमें पता ही नहीं चलता। कभी हम ये नहीं कहते कि देखो तुम, वो ऐसा करता है तुम ऐसे करो, वो फर्स्ट आया तुम नहीं आए। कई बार हम ये उससे ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं, वो कितना अच्छा है ना, वो हमेशा फर्स्ट आता है। अब हमें लग रहा है हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को वो कंपैरिजन महसूस हो रहा है। हमें उस पर केयरफुल रहना है ना? क्योंकि आज कोई भी पेरेंट ये बात समझता है कि मुझे हाँ सीधा सीधा नहीं उसे करना है कंपेयर, राइट? लेकिन मतलब वो नहीं कहता, ऐसा नहीं कहता वो फर्स्ट आ गया तू नहीं आया। आज पेरेंट भी सेंसिटिव है, लेकिन हम कब कब किस किस तरह से उसे कंपेयर कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर सेंसिटिव और अलर्ट रहना चाहिए कि हम उसकी प्रॉक्सिमिटी में किसी और को हीरो ना बना दें और उसको जीरो ना बना दें, या हर समय उसकी तारीफ ना करते रहें, या
जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडिया में हम जब बोलते हैं ना कि सफल व्यक्ति है, बड़ा सफल व्यक्ति है, हम सफल व्यक्ति को पैसे कमाने वाला व्यक्ति समझ लेते हैं। और जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा था हम उसके आगे रोल मॉडल्स रखते हैं, देखो वो कितना उसकी सैलरी का कितना पैकेज लगा है, देखो वो कितना वो बना रहा है। अब बच्चा जब बड़ा होता है उसे ऐसा लगता है जो ज्यादा कमा रहा है वही सफल है। तो हमें पहले अपनी सफलता की डेफिनेशन को करेक्ट करना होगा, राइट? समझ रहे हो? वेरी मच राइट, वेरी मच राइट। कि हमें पहले खुद को अपने अंदर ये क्लियर रखना होगा कि हमें, जैसे मैंने कहा कि एक हैप्पी, लवेबल, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल को बड़ा कर रहे हैं। और अगर हमारा टारगेट ये होगा और उसमें हमने घर में भी एक हैप्पी लविंग माहौल बनाकर रखा है, तो जो भी एम्बिशंस है, हो सकता है वो डॉक्टर ना बने लेकिन वो जो बने उस अपनी फील्ड का बेस्ट बने, राइट? और वो जो काम करे, चाहे वो फोटोग्राफर बने तो वो बेस्ट फोटोग्राफर बने, है ना? वो जो काम करे, यू नो, इफ यू आर ऑन द टॉप, सक्सेस ऑटोमेटिकली कम्स विद यू। आज आप शेफ भी बन रहे हैं, टॉप का शेफ बन रहे हैं, तो आपका सक्सेस अपने आप आएगी, राइट? सो आप अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशन बच्चे पे मत फोर्स करिए, देखिए उसको क्या शौक है, वो क्या करना चाहता है, व्हाट गिव्स हिम जॉय, व्हाट गिव्स हिम हैप्पीनेस, लेट हिम डू दैट। एंड जब वो उसमें अच्छा होगा ना, when your work becomes your play, right? So naturally you have to be good at it, right? मैं बच्चों को, पेरेंट्स को अक्सर बोलती हूँ कि बच्चा पढ़ाई से चिढ़ता क्यों है। एक एवरेज बच्चे को भी आप कहो, वो खेलना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता, राइट? क्योंकि वो खेलने के लिए पैदा हुआ है। उसको हम कोई भी टॉय ना हो, वो इस बॉटल को ही टॉय बना लेगा, खेलने लग जाएगा। एक्चुअली इसके अंदर इंस्टिंक्ट है, अब वो हमें नजर आती है। एक्चुअली वो सफल होने के लिए भी पैदा हुआ है। भगवान ने उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट भी डालकर भेजी है ना? हम जब कोई भी गेम खेलते हैं, छोटा बच्चा भी चाहता है वो गेम जीते, कोई और जीत जाता है वो रोने लग जाता है, राइट? इसका मतलब है नंबर 1 आना या जीतना भी उसके अंदर लेकर पैदा हुआ है वो। अब जब वो पढ़ाई में क्यों नहीं आ रहा है नंबर 1, हमें ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब एक कमरे में बहुत सारे टॉयज रख दो और उसको लॉक कर दो, कहो बाहर नहीं आना, तूने 3 घंटे खेल। वो रोएगा, वो कहेगा मुझे नहीं खेलना, he'll hate all the toys because उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। हम ह्यूमन बीइंग्स एक नीड फॉर फ्रीडम लेकर भी पैदा हुए हैं। हम सब फ्री महसूस करना चाहते हैं। आज 15 अगस्त है, फ्रीडम इज सो वैल्यूएबल, इंडिपेंडेंस इज सो वैल्यूएबल, राइट? सो एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। तो अगर हम खेल को भी जबरदस्ती बना दें तो वो उसे भी इंजॉय नहीं करेगा, और अगर हम पढ़ाई को भी जॉय बना दें तो वो पढ़ाई भी करेगा। हम अपने स्कूल में छोटे बच्चों को बहुत कम पढ़ाते हैं, वो कहेगा मैम मुझे भी तो दे दो काम, मुझे भी तो लिखने को दो ना, तो उसका खुद दिल करेगा कि मैं ड्राइंग करूं, मैं ये करूं। तो क्योंकि हम जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती, आप सोचो किसी बच्चे को डंडा लेके बैठ कर ड्राइंग, वो कहेगा मैं नहीं करता, उसके आगे कलर्स रख दो, बुक्स रख दो, वो अपने आप कलरिंग करने लग जाएगा। जहाँ पे ना मेरा एक छोटा सा सवाल, वो सवाल ये है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, वो घर की दीवारों पे भी लिखता है, राइट? और घर के बड़े पेरेंट्स वो उसको करने से, लिखने से रोकते हैं। क्या वो लिखने देना चाहिए या उसकी कोई लिमिटेशन रखनी चाहिए या नहीं करने देना चाहिए? नहीं करने देना चाहिए। बच्चे को बचपन से सही या गलत में फर्क पता होना चाहिए, राइट? आज वो घर की दीवार पे लिखेगा तो किसी के घर की दीवार पे जाके लिख सकता है। आप अपने घर में माइंड नहीं करे पर वो व्यक्ति माइंड कर सकता है। सो जो बच्चे को शुरू से अगर हम प्यार से बता दें कि ये सही नहीं है, ड्राइंग करनी है तो उसके लिए बुक बनी है, आपको ड्राइंग उसी में करनी है। जैसे मेरा बेटा छोटा था तो मैंने उसको बॉल देनी है, एक रूल बनाया, आप कमरे के अंदर बॉल से नहीं खेल सकते क्योंकि कोई भी चीज टूट सकती है, राइट? सो हम जब भी उसे कोई भी इक्विपमेंट देंगे, कोई भी चीज देंगे, लोग बोलते हैं कि स्टेज पे मोबाइल देना चाहिए, मैं बोलती हूँ आप 11, 12, 13 साल जब देना चाहते हो, आपको लगता है जरूरत है, दो, और रूल्स बनाओ। कितना टीवी देखना चाहिए, उतना रूल होना चाहिए। तो अगर आप उसे वो रूल्स को प्यार से दोगे, बच्चे को उसका लॉजिक समझाओगे, राइट, वो एक्सेप्ट करेगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। आज वो दीवार पर लिखेगा, वो कहेगा बेटा देखो वो अंकल आए थे, पेंट करके गए, उन्होंने हमसे इसके 500 रुपीज लिए, अब इस पैच के लिए वो 1000 रुपीज लेंगे, हम उसमें आपके इतने सारे टॉयज दे सकते थे, है ना? अब मुझे इसको दोबारा बुलाना पड़ेगा तो कितना हमारा नुकसान होगा। उन्हीं मनी से हम आपके लिए कितना कुछ और ले लेते,
तो देन चाइल्ड वुड आल्सो अंडरस्टैंड इट. हम उसकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट? अगर उसके साथ लॉजिकली और प्यार से बात की जाए तो बच्चा भी उस लॉजिक और प्यार को, उन रूल्स को रिस्पॉन्ड करता है, जल्दी समझता है. जी बिल्कुल. शुरू से रूल्स होने चाहिए हर चीज. मैं भी अपनी लाइफ में मैं इस फेज पे हूँ जिस टाइम पे मेरे 4 साल का बच्चा है, जी और जब उनको कुछ समझाना होता ना, तो लाइक एक रिसेंटली एक एक्टिविटी में बताता हूँ. तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स ही बच्चे को फोन की हैबिट डालते हैं. बिल्कुल. बच्चे I को agree. फोन की हैबिट नहीं लगती. पेरेंट्स अपनी कंफर्ट के लिए बिल्कुल. बच्चे को फोन देते हैं ताकि वो बच्चा फोन देख ले, खाना खा ले, फोन देख ले, वो चुपचाप बैठ जाए, तंग ना करे. मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत हैबिट है. चाहे वो 30 मिनट यूज कर रहे हैं, अब फोन छुड़ाना कैसे है. मैंने खुद एज अ प्रैक्टिस करी. इट्स बिन मोर देन 2 months. हमने एक रूल बनाया. वो रूल्स कैसे काम कर रहे हैं मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, कि जब भी मैं जाऊंगा या मेरे पेरेंट्स जाएंगे, कोई भी एल्डर होगा, उनका फोन जब भी वो घर पे एंटर करेंगे, हमने एक सेल्फ लगा दी, वो फोन सेल्फ पे रख देंगे. जब फोन कॉल आएगी सिर्फ तभी अटेंड करेंगे. जब हम फोन नहीं यूज करेंगे तो बच्चा अपने आप नहीं मांगता. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. देयर लिमिटेशन इज ऑलवेज देयर. बिल्कुल. मैं तो पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि देखो टीवी चल रहा है तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. फोन मतलब जो रिमोट है ना बच्चे का, वो हमारे हाथ में होना चाहिए. और तभी मैंने आपको कहा कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दिस यूजेज ऑफ फोन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन. एंड वो कभी आप वो डिसिप्लिन बच्चे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप में खुद नहीं है. आप बच्चे को कहो कि 5 बजे उठा करो और आप उठो 9 बजे. हाउ इज इट पॉसिबल? इफ यू वांट हिम टू गेट अप एट 5, यू हैव टू गेट अप. He learns better when he see you. और उसकी एक लाइन है कि व्हाट यू आर स्पीक सो लाउडली दैट आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग. Right. है ना? हम जो हैं वो इतनी जोर शोर से दिखता है कि वो उसे सुनता ही नहीं. हम क्या, हम गए अभी, मैं इतना भाषण दिया, इतना समझाया. तो मैं तो बार बार, जब आप कह रहे थे पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए, मैं कहती हूँ अपने रोल मॉडल से समझाना चाहिए. समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो आप उसे बनाना चाहते हैं आप पहले खुद बनिए. इसी दौर में ना पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे के नंबर नहीं आते तो उनको क्या ऐसा पहला रिएक्शन नहीं देना चाहिए. देखो, बच्चे के नंबर ना आना इज नॉट अ सडन फिनोमिनन. हमें ग्रेजुअली पता चलने लग जाता है कि वो एकेडमिकली ठीक नहीं कर रहा. ऐसे ठा करके तो आता नहीं है. और अगर ठा करके आया, इसका मतलब आप उसके साथ साथ उसकी प्रोग्रेस को वॉच नहीं कर रहे थे. तो अगर हमें लग रहा है, जहां पर हमें लगा कि आज उसके स्कूल में गया, आज उसने क्लास वर्क किया, सम सारे गलत हो गए, या छोटा सा टेस्ट हुआ उसमें उसकी स्कोर बिल्कुल 0 आ गई, अब मुझे पता चल गया कि ये उसका वीक एरिया है, मुझे इमीडिएटली उस वीक एरिया को एड्रेस करना है. मुझे स्कैफोल्डिंग सपोर्ट देनी है उसको, राइट? कि आज जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैथ्स में सम्स नहीं ठीक हो रहे, तो बेटा हम इसकी रोज संडे को बैठ के हम इसके साथ के 20 सम्स करेंगे, राइट? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देंगे, राइट? तो अगर हम उसको जहां हमने वॉच रखी, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि देखो, बहुत रोकना टोकना नहीं है बच्चों को, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती है, आप जैसे अब सोचो कि यहाँ एक आग जल रही है, बच्चा खेल रहा है, मैं उसको कही जाऊं नहीं नहीं आ गया, मत जाओ, उसको भी दिख रहा है, बट मैं ये सोचूं उसको दिख ही रहा है, मैं उधर देखने लग जाऊं. आई हैव टू कीप माई आईज वेरी अलर्ट एंड ओपन कि जब तक वो खेल रहा है और उसको आग डैमेज नहीं कर रही है, इट्स ओके. पर अगर उसका हाथ जाने लगेगा ना, तो मुझे पकड़ लेना है. I have to be very active on that. So, इस चीज पे तभी मैं कह रही हूँ कि कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, कीप अ वेरी केयरफुल वॉच ऑन योर चाइल्ड. इफ इट हैज हैपेंड कि हाँ जी वो फेल ही हो गया या बिल्कुल नंबर नहीं आए, यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जब उसके स्मॉल फेलियर्स हो रहे थे, वेयर वर यू, व्हाई वर यू नॉट टेकिंग द करेक्ट स्टेप्स. अब रिएक्शन जो होगा ना, वो फिर आपने अगर रिएक्ट किया तो आप भी उसके 50% पार्टी थे, राइट? बिकॉज आपने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए. अब आप गुस्सा करें, वो करें, तो उससे नुकसान ज्यादा होगा. आप उससे बोलिए कि ओके, मेरे से भी गलती हो गई, मैं अपने काम में बिजी था, मैं नहीं देख पाया, मॉम भी बिजी थी, आजकल बोथ द पेरेंट्स आर जनरली वर्किंग, नाउ वी हैव टू करेक्ट इट. अपने आप को भी बोलो कि मुझे भी करेक्ट करना है, राइट? जैसे आपने अभी मोबाइल का एग्जाम्पल दिया कि करेक्टिव मेजर वुड स्टार्ट विद यू. सो यहाँ पर भी, और अगर हमने उसको छोटे होते समय पे नहीं देखा,
फिर बड़े होकर हम ब्लेम नहीं कर सकते ना उसे ना खुद को। तो हमें हर समय उसके ऊपर, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप और कुछ मत करें। बहुत सारे फादर्स को भी मैं कहती हूँ कि आप उसका हफ्ते में एक दिन बैठ कर उसकी सारी नोटबुक्स ही चेक कर लिया करें। आप उसके पीटीएम पे आएं, उसकी प्रोग्रेस चेक करें। जहाँ ठीक नहीं हो रही, rather than blaming him or her, provide the right support system then and there. Sit down with the teacher, teacher से solve नहीं हो रहा, meet the principal कि मेरी ये problem है, he's not taking responsibility, need some counselor, right? जहाँ Take the guidance of some expert. expert, right? हम अगर बीमार हैं, कोई भी इशू, हम डॉक्टर के जाते हैं ना, तो हम इसको क्यों नहीं समझते कि ये भी एक प्रॉब्लम है एंड हमारे को इसका कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा जो इसे सॉल्व करने में मुझे हेल्प करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कोई और फैक्टर भी होता है, जैसे लेजीनेस होना या एंजाइटी होना या अदर फैक्टर कोई बच्चे के मार्क्स कम लाने में होता है? जैसे मैंने बोला कि देखो, हम वी आर ऑल बोर्न लेजी, राइट? हम सब ज्यादा सोना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। हम जो भगवान ने हमें जैसा बनाया है ना, अगर हम किसी को भी छोड़ दें, वो कहेगा बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर हम अब बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें तो, और फिर हमारे रोल मॉडल्स भी आगे ऐसे ही हों कि सब ऐसे कर रहे हैं, तो वो वैसा ही बनता जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि कब बनता है बच्चा लेजी? जब उसके आसपास के लोग लेजी हैं। मुझे नहीं लगता कि जो एक फादर खुद सुबह 5 बजे उठता है, खुद वॉक पे जाता है, जिम जाता है या योगा कर रहा है, ऐसे माहौल में जहाँ 5 बजे लाइटें जल गई हैं, राइट, सब कुछ ना बच्चा नहीं सो पाता। क्या बच्चा लेजी हो पाएगा? बच्चा सो ही नहीं पाता, नहीं सो पाएगा। तो वो रिक्वेस्ट करता है पापा मुझे भी लेके चलो, इसीलिए मैंने भी जाना है ना? तो ये जो लेजीनेस, अगर हम कहें कि लेजीनेस उसका कारण है, तो लेजीनेस आई कहाँ से? हाँ, कोई बच्चे नेचुरली हो सकते हैं। अब उसे उसके इंटरेस्ट की चीजें कराना, राइट? अगर सपोजिंग सुबह उठने की बात ही करते हैं कि चलो आज वीकेंड है, हम लेक पे चलेंगे, हम आज पिकनिक पे चलेंगे, ताकि हम उसको 5 बजे उठा के रोज कहेंगे चलो पढ़ो, तो हम उस लेजीनेस को और बढ़ावा देंगे। अगर हम उसमें कुछ उसका इंटरेस्टिंग, जहाँ उसका इंटरेस्ट लाइक करता है, तो वही जो मेरी बात थी पहले से वाले तुम्हारे पिछले क्वेश्चन से जुड़ती है कि इट इज नॉट अ वन डे फिनोमिनन। Why did you let it happen? Why did you let it become a habit? मैं शुरू से ही बोला कि हर व्यक्ति अपनी हैबिट्स का ही शिकार है, राइट? अभी एक इतनी बहुचर्चित बुक है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी क्या छोटी छोटी हैबिट्स हैं विच मेक देम सक्सेसफुल, है ना? सो इसलिए आज के दिन में ऑल साइकोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द हैबिट्स which make a person successful or which make a person failure in life, and habits are formed in the young age, and parents have to remember this, right? कि छोटे बच्चा ही की आदतें बन रही हैं, और अगर हमने आग बनने दी, हम पहले कहते हैं बच्चा है बच्चा है जी सीख जाएगा, आज नहीं सीखा तो फिर कल कैसे सीखे? एक ना और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एक कहाँ पे क्या करें, पेरेंट्स बने या पेरेंट्स दोस्त बने बच्चे के लिए? इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है कि एक बच्चे का पेरेंट्स का पेरेंट बनना या बच्चे का दोस्त बनना, तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो, तुम रहो पेरेंट पर लगो दोस्त, राइट? बच्चे को तुम्हारे अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि मेरे लिए एक सेफ प्लेस है, मैं इनसे अपने दिल की कोई भी बात कर सकता हूँ, मुझे डांट नहीं मिलेगी, मुझे गुस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैंने बात कही थी, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, जो एक पेरेंट का कर्तव्य है, एक फ्रेंड का कर्तव्य नहीं है ना कि वो आइज एंड ईयर्स ओपन रखे, लेकिन एक पेरेंट का कर्तव्य है। हाँ, फ्रेंड का, अगर हम फ्रेंड को डिफाइन करें, फ्रेंड कौन है? जिसके साथ होना मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे को समझता है, जो मैं जिससे अपने दिल की बात कर सकता हूँ। तो ये वाली सारी क्वालिटीज भी मुझ में होनी चाहिए ताकि मैं उसका फ्रेंड भी बनूं शुरू से ही। लेकिन जो पुरानी एक कहावत बनी हुई है कि जब बच्चा आपके जितना कद काट जाए तब तो पक्का ही फ्रेंड होना चाहिए। क्योंकि क्यों बनी बात? क्योंकि आप देखेंगे जब बच्चा 13-14 साल की उम्र में आता है तो तब वो अपने पेरेंट्स से डिस्टेंट होने लग जाता है, उसका झुकाव अपने पेरेंट्स की तरफ ज्यादा हो जाता है, पेरेंट्स की तरफ कम होने लगता है। अब उसके लिए फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण होने लगते हैं। 10, 11, 12 साल की उम्र तक तो
मम्मी और पापा ही सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। और जैसे ही वो 14, 15, 16 आगे इस स्टेज पर आता है, फ्रेंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगते हैं, वो उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है। अब उस समय आपका फ्रेंड बन जाना, फ्रेंड दिखना, फ्रेंड लगना, फ्रेंड वाली हरकतें करना और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 11-12 साल तक तो जैसे मैंने कहा दिखो फ्रेंड, लेकिन 15-16 साल के बाद एक्चुअल फ्रेंड बन जाओ। राइट। Okay? तो लाइफ में पड़ाव के साथ पेरेंट बनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और दोस्त बनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एंड दे आर ऑल एज रिलेटेड थिंग्स। हम भी बच्चे के साथ साथ एज पेरेंट्स भी हम ग्रो करते हैं। मैं जो पेरेंट था 1 साल के बच्चे का, वो मैं 16 साल के बच्चे का नहीं रह सकता। और जो मैं 16 साल के बच्चे का था, वो मैं 26 साल के बच्चे का नहीं हो सकता। राइट, तो मुझे भी तो अपना रोल एंड अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है। बट आई हैव टू आल्सो रीइन्वेंट माय सेल्फ। अच्छा, अभी ना जब एज वाइज बात आ रही है, तो जब 13, 14, 15 साल का बच्चा होना शुरू हो जाता है, जिस एज में आ जाता है, उस एज में बच्चे नॉर्मली इम्पोर्टेंट बातें अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या शेयर करनी बंद कर देते हैं। तो इस बातों को कैसे ठीक किया जा सके कि बच्चा अपनी इम्पोर्टेंट बात अपने पेरेंट्स को बता सके? देखो, ये मेरा जवाब इसका भी पिछले जवाब के साथ ही रिलेटेड है। एक तो पहले हम 2 बातें तुमने कही, झूठ बोलने लग जाते हैं और आप नहीं बताते हैं। जहाँ झूठ बोलना है, मेरा उसमें एक ही लाइन है कि झूठ बोलने वाले से झूठ बुलवाने वाला ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। राइट, अगर मुझे बच्चे ने सच बताया और मैंने आगे से उसको डांट दिया, गुस्सा किया, उसको पनिशमेंट दी, वो अगली बार मुझे सच क्यों बताएगा? राइट। जब उसने मुझे कुछ बात सच सच बता दी, अब मेरा काम है मैं उसे अंडरस्टैंडिंग दूं। मैं कहूँ चलो आज हो गया बेटा, वो कह रहा है मम्मा मेरे से एक गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, हम सब गलतियां करते हैं, आज की अगली बार मत करना। राइट, तो फिर वो अगली बार भी अगर गलती करेगा तो आपको आकर बताएगा, क्योंकि अब उसको आपका डर नहीं है। सो वो जो चीज है कि एक बात ये हो गई। दूसरी ये है कि झूठ बोलना उसने सीखा कहाँ से? माता पिता से ही सीखा। जब हम उसके सामने किसी और से झूठ बोलते हैं, उसको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसको लगता है झूठ बोलना एक नॉर्मल चीज है। हम बचपन में कहीं जाने लगते हैं, बच्चे को बोलते हैं हम ना डॉक्टर के जा रहे हैं, फिर डॉक्टर तुम्हारे को भी सुई लगा देगा। तो धीरे धीरे बच्चे को समझ आ जाती है ये डॉक्टर के नहीं गए थे, ये पार्टी पर गए थे, ये शॉपिंग गए थे, मुझे झूठ बोल कर गए थे। तो जो मैंने पहले बात कही थी कि व्हाट यू आर स्पीक सो लाउडली, जो हम संस्कार उसे देना चाहते हैं, अगर हम जीवन भर चाहते हैं कि वो हमसे झूठ ना बोले, पहले एक रिजॉल्व आप करो कि आप उससे झूठ नहीं बोलो। छोटी छोटी बातों का है ना, बाबा आ जाएगा, यहाँ पर भूत आ जाएगा, यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, देखो वो क्या करेगा। मैं अक्सर पेरेंट्स को बोलती हूँ, मेरे कानों में सुनने को मिलता है, फिर तेरे को स्कूल भेज देंगे, फिर तेरे टीचर नो दस देंगे। ऐसी चीजें से अजीब सा डरावा देना, ये सब झूठ है ना। तो झूठ हम छोटी छोटी बात पे, अगर हम ड्रॉप ऑफ द हैट पे झूठ बोलते हैं, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो भी ड्रॉप ऑफ द हैट पे झूठ बोलेगा। अगर हमने उसके साथ कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर वो भी हमारे साथ झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए जो मैंने लाइन कही कि झूठ बोलने से वाले से झूठ बुलवाने वाला ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक हस्बैंड का फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करके आया, उसने अपने वाइफ को बताया हाँ आज मैं वर्क के बाद फ्रेंड्स के पास चला गया था, वी हैड 2 ड्रिंक्स। चलो ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा। अब वाइफ वो रिएक्ट्स, अब क्यों गए? फिर आप आज 2 ड्रिंक पी रहे हो, कल आप 6 पियोगे, फिर आप रोज ड्रिंक करके आया करोगे, आई डोंट लाइक योर फ्रेंड। अब इतना रिएक्ट कर दिया, लड़ाई हो गई। अब अगली बारी वो क्या करेगा? वो नहीं बताएगा। ठीक है, ये सेम चीज अडल्ट्स में भी है तो बड़ों में भी है। तभी जो मेरी ये लाइन है कि झूठ बोलने से वाले से झूठ बुलवाने वाला ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो बात बच्चों पर भी अप्लाई होती है, और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ट्रू है कि आप उनके साथ झूठ मत बोलिए। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रू है। आप आज डर कर बोलते हैं वाइफ से, आप क्यों अगली बार कहेंगे यार फिर लड़ाई करेगी, छो, डर गए ना। अगर आप सेकंड टाइम भी जा रहे हो, देख भाई मुझे जाना ही है, वो मेरे बचपन के फ्रेंड्स है, एवरी फ्राइडे वी हैव बीन मीटिंग, इवन आफ्टर आवर माय वेडिंग, उनके वो भी सब मैरिड हैं, सब मिलते हैं, वी विल मीट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? So slowly she will start accepting, and then if you commit, okay, I'll have only 2 drinks, have only 2 drinks. आप भी उस सच के साथ कमिटेड रहो, तो दूसरे के सामने फिर ट्रस्ट बिल्डिंग, फेथ बिल्डिंग होने लग जाती है।
तो इसी तरह बच्चों के साथ है, अगर आप उनको सच बोलोगे, देखो बेटा आज हम मूवी जा रहे हैं, वहां हम आपको नहीं ले जा सकते, पर कल हम निको पार्क जाएंगे, हम सब इकट्ठे चलेंगे, फिर आपको लेके जाएंगे, एंड कल लेकर जाओ, एंश्योर। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि पेरेंट्स एक गलती भी करते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं, हाँ, फुलफिल नहीं करते हैं ना। फिर कल आपने कहा कि कल चलेंगे पार्क, तुम्हें लेके हाँ, जाएंगे, हाँ। या पिकनिक या वंडरलैंड, जहाँ भी, मतलब जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, whatever your commitment is made, कमिटमेंट इज, देन स्टिक टू इट, right? इट्स अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन, राइट। वो बोलिए कि अब मैंने अपने बच्चे को कोई वर्क भी आ गया तो कहे नहीं, आई हैव प्रॉमिस्ड हिम एंड ही इज माय टॉप प्रायोरिटी। मैंने इंडिया में देखा, स्पेशली अपने घरों में, हम बच्चों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज मैं थका हुआ हूँ, आज नहीं होगा, वह मेरी प्रायोरिटी क्यों नहीं है ना। अगर मैंने एक वादा किसी बड़े से कर दिया और मैंने ना निभाया तो वादा खिलाफी है, तो अपने बच्चे से किया हुआ वादा भी फुलफिल ना करना एक बहुत बड़ी वादा खिलाफी है, और वो ट्रस्ट डेफिसिट कॉज करेगा। वो धीरे धीरे आपकी बात जो आपने बोली वो उसको सीरियसली लेना बंद कर देगा, राइट, बिकॉज आपका और उसका वो जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, राइट। कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चा वही करता है जो वो देख रहा है, वो देख रहा है, चाहे वो बचपन में है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अडल्ट है, बिल्कुल वो वही कर रहा है जो उसको दिख रहा है, जो माहौल उसको मिल रहा है। मिल रहा है, बिल्कुल। तो बेसिकली माहौल पे भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंसी है। एवरीथिंग इज ऑन द एनवायरनमेंट एंड द जेनेटिक्स, दोनों चीजें ही हैं। अच्छा, एक चीज और है, अभी आज की डेट में बच्चे बहुत जल्दी रिलेशनशिप में बनना शुरू हो गए हैं। पेरेंट्स फर्स्ट रिएक्शन क्या दें यहाँ पर? स्ट्रिक्ट रहें, मॉनिटरिंग करें, या कन्वर्सेशन से उनको समझाएं? देखो, आज इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डेटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज के बच्चे, हमारी जब शुरू में ही बात हुई तो हमने कहा हाउ आर द डिफरेंट, आई टोल्ड यू कि अब द वर्ल्ड इज एट देयर होम in form of the internet and TV, everything. तो जो वो वर्ल्ड में देखते हैं कि हाई स्कूल में ही they start dating, they have friends, तो उसका इम्पैक्ट तो है। और वो ये रहा है कि हम एज अ समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम डिनायल मोड में हैं, है ना। हम सोचते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा भी इंसान है, सेम इंस्टिंक्ट, सेम हार्मोन्स लेकर पैदा हुआ है कि वो जिस एज पे सेट इन होंगे उस एक में उसको ऐसे थॉट्स आएंगे, उसकी ऐसी इच्छा होएगी। तो पहले हम उस चीज़ को एक्सेप्टेंस बनाएं, हम उसका डिनायल नहीं बनाएं। मतलब ऐसा अगर मेरा बच्चा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो कोई अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है उसका। उसकी अगर इच्छा है ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती करने की, तो वो एक नॉर्मल इच्छा का पार्ट है एंड अबनॉर्मल नहीं है। पहले हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसके बाद हम उसमें भी कुछ रूल्स बनाएं, राइट। वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, वी अगर हम डिनाई नहीं करेंगे, हम उस जो चीज़ डिनाई नहीं करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन का चैनल खोलेंगे। हम जब कम्युनिकेशन का चैनल खोलेंगे फिर हम उसके कुछ रूल्स बनाएंगे, राइट। हम फिर वो रूल्स बनाएंगे, उन रूल्स को हम भी अडेयर करेंगे और बच्चा भी अडेयर। हमारी सारी कॉन्वर्सेशन का जो अगर हम सम टोटल कर लें तो वो यही है कि इफ यू हैव रूल्स, आई ऑल्सो फॉलो दोज रूल्स एंड माई चाइल्ड ऑल्सो फॉलोज दोज रूल्स। सो जब हमने वो रूल्स बना दिए तो अब हम उसे अडेयर करेंगे और बच्चे को भी कहेंगे कि यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज रूल्स। अगर आप उसको आज मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, कब मिल रहे हो, कितनी देर के लिए, आई शुड नो इट। एंड रादर देन, अगर अभी वो छोटी उम्र में है, घर बुला लो ना बेटा, है ना। सो दैट एज आई सेड, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, घर में आने में क्या हर्जा है ना? अपने फ्रेंड्स को घर बुलाओ ना। अच्छा, उसके घर चले जाओ, उनके पेरेंट्स के साथ भी मेरे को फोन नंबर दो, मैं बात करती हूँ, कि इधर भेज दो ना, ताकि उनको भी ट्रस्ट हो कि बच्चा सेफ एनवायरनमेंट में है ना। मुझे भी उसका फोन नंबर दे दो, ताकि बच्चे को ये भी पता चले कि काउंटर चेक भी हो रहा है ना, कि मेरे पे एक नजर भी रखी जा रही है, पर मेरे को एक सर्कल दिया जा रहा है टू ऑपरेट ऑल्सो, जिसमें मैं अपनी इच्छा भी पूरी कर सकूं। अगर आप उस चीज को डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो आपसे चोरी करेगा और फिर उसमें वो कुछ ऐसी गलतियां कर सकता है जो डैमेजिंग होंगी। अगर आप विद इन एक परमिसिबल सर्कल उसको बना देंगे, उसके कुछ रूल्स बना देंगे कि अभी तुम फिजिकल नहीं हो सकते हो बेटा, यू आर टू यंग फॉर दैट, है ना। हम कुछ ऐसे रूल्स जिसके बारे में हम इंडिया में बात नहीं करते हैं, हम अगर कुछ ऐसे रूल्स बना देंगे, और उन रूल्स को अडेयर करना, फॉलो करना क्यों जरूरी है, अदरवाइज व्हाट आर द पोटेंट डैमेजेस ऑफ दोज थिंग्स, राइट। हम उसके बारे में आज के दिन में, शायद आज जब तुम उस एज ग्रुप में थे
इतना आवश्यक नहीं रहा जितना आज हो गया, बिकॉज आज बच्चों का एक्सपोजर जो है 13, 14, 15 साल में ही बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, राइट। आज से 15 साल पहले मोबाइल और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो आज अवेलेबल है और असेसेबल है टू एवरीवन, चाहे वो बच्चा है, चाहे 10 साल का, चाहे 15 साल का है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। जैसे आपने बोला कि एक बच्चे को समझाना, अगर कोई रिलेशनशिप में भी आ गया, डेटिंग का एक्सेप्ट कर लेना, उस बच्चे को एक बाउंड्रीज में, रूल्स में समझा देना, ये बातें पेरेंट के लिए कब स्टार्ट करनी इम्पोर्टेंट है? देखो, आई थिंक जैसे ही वो एडोलेसेंट में एंटर करता है, बिकॉज आजकल वो एज भी कम होती जा रही है ना, पहले हम 15-16 कहेंगे तो आज 13-14 होते जा रही है। तो इसलिए जैसे ही वो एडोलेसेंट, जब हम टीन्स जिसको बोलते हैं 13-14 में एंटर करता है, तो एक उसके साथ उस चीज के ओपन डिस्कशन करना कि इफ यू लाइक समबडी डू लेट मी नो, है ना। हम थोड़े दिन बाद फिर बैठे, अच्छा कोई तुम्हारे मन में ऐसा थॉट तो नहीं आया, कोई अच्छा तो नहीं लगना शुरू हुआ, चलो मुझे बताना। And if it is a boy, then it is good if father talks. If it is a girl, then it is good if mother talks, because सेम जेंडर में अपनी बात को शेयर करना, जो उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी वो अपने सेम जेंडर के पेरेंट के साथ ज्यादा कंफर्टेबली बात कर सकता है। right. तो इसलिए वो एक सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं, जो एज अडोलेसेंट अब कई बार बच्चे को ऐसे थॉट्स ही आने लगते हैं तो उसको लगता है परहैप्स इट्स अ सिन, गलत है, मुझे ऐसे, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अगर वो पेरेंट के साथ ही शेयर कर पाए, और उससे तुम्हारा रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो फ्रेंड्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन क्यों होता है, क्योंकि शायद फ्रेंड के साथ उसका वो कंफर्ट लेवल है वो वाली बातें करने का जो उसको पेरेंट्स से शर्म आती है। तो वो जो शर्म वाली चीज है ना, आज के बच्चों में कम भी और पीछे रह गई है ना। हम पहले कहते देखो इन्हों अख दी शर्म भी नहीं है ना, पेरेंट नाल भी इदा दी गल्लां करता है। ये पुरानी बातें हो गई है, रादर पेरेंट से ही ऐसी बातें करनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इट इज बेटर देन, मतलब बच्चों, आज अगर कोई पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है वो तो बेटर है ना। एग्जैक्टली। तो उस चीज को, सोसाइटी को भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली ऐसे ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनअप्रोप्रिएट ऑनलाइन कंटेंट आता है। बच्चे का ऑनलाइन जो कंटेंट वो क्या कंज्यूम कर रहा है, इसका चेक एक पेरेंट कैसे चेक कर सकता है? देखो ऐसे है कि एक तो हाँ फायर वॉल्स होती हैं, आपको पता होगा, अगर उसके पास लैपटॉप का एक्सेस है या आईपैड का, तो वो उसमें हम वो फायर वॉल्स लगवा सकते हैं। हम स्कूल्स में भी अपने कंप्यूटर्स में इंश्योर करते हैं कि हमारे पास ऐसी फायर वॉल्स हों, और ऐसे ऐप्स आते हैं जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चा वो ना करे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एज से पहले किस एज में हमें मोबाइल देना है, जब वो मतलब उसे सही हैंडल कर पाए, और उसे ये गाइड कर देना कि अगर वो ऐसा कंटेंट देखेगा ज़्यादा, तो एक तो पहले इंश्योर करना कि हम उसमें ना हो, जो उसके पास मोबाइल है उसमें एक फायरवॉल हो या उसमें ऐसी एप्स ना रिस्ट्रिक्शन हम देख लें। उसके बाद फिर भी कहीं हो सकता है, क्योंकि आज कहीं भी पॉसिबल है। अब जैसे मैं शुरू से, जब से मेरा बेटा 1-2 साल का था, टीवी देखना शुरू किया, मैं एक चीज़ से बहुत खिलाफ हूँ, हॉरर शोज देखने के। एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि वो जो हॉरर की इमेजेस हैं, टेढ़ा मुंह है, गंदा मुंह है, ये हमारे माइंड को बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसी चीज़ें रियलिटी में नहीं है, और हम 99% श्योर हैं नहीं है। 1% अगर कुछ सुपरनैचुरल है, हम में से किसी ने, 99% लोगों ने नहीं देखी है। सो जो चीज़ ट्रुथ नहीं है, राइट, जो चीज़ रियलिटी से फार अवे है, उससे एक्सपोजर लेके अपने माइंड में एक नेगेटिविटी लाना, बच्चे के अंदर ऐसी इमेजेस क्रिएट करना इज वेरी हार्मफुल। तो जब मैंने बच्चा छोटा भी था ना, तो मैं जैसे उस सीरियल की एड भी आने लगती थी ना, जैसे टोमो आ रहा है, तो मैं चैनल चेंज कर देती थी। तो और बच्चों को ये जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको पता था कि हॉरर शो देखना अलाउड नहीं। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा कि जैसे ही वो प्रोमो या एड आ रही है ना, तो बच्चे खुद चेंज कर देते थे। दैट बिकेम अ काइंड ऑफ अ रूटीन इन आवर हाउस कि वो हमें देखना ही नहीं चाहिए, राइट। तो वो क्या हुआ कि रीइंफोर्स होता गया बाय माय बिहेवियर। सो और अगर उन्होंने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे पास पूरा लॉजिक, शायद मैंने कभी समझाया भी हो कि बेटा व्हाई सी समथिंग व्हिच विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माय माइंड। तो इसी तरह से हम इस कंटेंट के बारे में भी अगर बच्चे को समझाएं कि देखो, अगर मैंने इस एज में ये कंटेंट देखना शुरू किया, मुझे सारा दिन वही इमेजेस आएंगी, और मैं जो मेरा लाइफ में रियल फोकस है पढ़कर कुछ बनना,
राइट, मैं उससे मिसलीड होऊंगा, डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, सो इट इज नॉट एडविजिबल दैट यू सी सच थिंग। मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि रूल बनाइए और रूल का लॉजिक समझाइए, चिल्ड्रन वेरी वेल रिस्पॉन्ड टू द लॉजिक। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं तकरीबन 15 साल के बच्चे की। 15 साल की एक ऐसी एज भी होती है जब उस बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज भी देना जरूरी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वैसे तो ये मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ सेपरेट एरिया, बट जब से बच्चा छोटा हो, आज के दिन में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर। आज के बच्चे बहुत अनग्रेटफुल हैं, और जो उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई उसके ऊपर वो बहुत सीरियस कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। तो चाहे हम कितने भी वेल ऑफ हो, हमारे पास कितना पैसा हो, एक एसेंशियल डिसिप्लिन का हिस्सा होना चाहिए कि हमने बच्चे को कितने पैसे खर्चने के लिए देने हैं, कितने स्पेंड करने के लिए देने हैं, कितना परमिसेबल है, कितना नहीं। नॉट दैट मेरी अफोर्डेबिलिटी क्या है, राइट, राइट। राइट। थोड़ा सा चीज़ों को राशन में रखने से बच्चे में ग्रेटफुलनेस ज़्यादा आती है। तो आज के पेरेंट उसे राशन नहीं करते, जो उसे अच्छा लगता है, चलो भी उसको मज़ा आ रहा है, तो हाँ वीडियो गेम खेल रहा है तो चलो एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो गेम ले दी। तो फिर लाइफ में उसको जॉय के लिए क्यों बच्चे ड्रग्स की तरफ शिफ्ट होते हैं? क्योंकि जब चीज़ और छोटी-छोटी चीज़ों से जॉय मिलनी बंद हो जाती है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं और सोर्स से जॉय चाहिए, राइट? तो इसलिए जब छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर छोटी-छोटी खुशियों की जो महत्वता है ज़िंदगी में, वो बनाए रखनी चाहिए। तो उसमें इसलिए उसे मनी की कदर पता होनी चाहिए। ही शुड और शी शुड ऑलवेज़ अंडरस्टैंड हाउ हार्ड इट टेक्स टू अर्न मनी and what a blessing it has that we have money, but it should be spent sparingly। और हमें उसे शुरू से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो अगर लेटर ऑन हम अच्छी फैमिली से भी बच्चे ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। तो मनी की कंट्रोल, एज आई एम सेइंग कि हर चीज़ पे पेरेंट का कंट्रोल, डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। इसी तरह से ये भी आवश्यक है कि हम उन्हें बताएं और हर मनी की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड हैव नॉट्स, और बच्चे को शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाएं कि अगर मनी है भी तो लेट्स गो टू एन ऑर्फनेज एंड शेयर विद देम, उसको उसमें जॉय मिले, है ना। जो घर में हेल्पर्स हैं उनके लिए सेव करो, उन्हें दो, ताकि हमें मतलब हम उन्हें शुरू से ये संस्कार कि अगर मेरे पास आज है तो मुझे किसी और से शेयर करके खुशी मिलती है। जो मैंने कहा कि छोटी-छोटी चीज़ों से मिलने वाली खुशी को संयोग के रखिए, संभाल के रखिए। नहीं तो फिर वो जब बहुत अर्ली एज में ही मिल जाएँगी उसे, तो फिर वो और बड़ी खुशी तलाशेगा, उससे और बेटर खुशी तलाशेगा, राइट। एंड उस तलाश में वो कुछ गलत कदम भी फिर उठाया जाता है। अच्छा, आज अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको 5 ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके क्या मार्क्स हैं, क्या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, क्या उसके हाउस होल्ड है, ऐसे कौन से 5 स्किल उसमें होने चाहिए हर एक पर्सन में? देखिए, सबसे पहला तो है कॉन्फिडेंस, है ना? अगर हम सी की बात करें तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कुछ भी करें, अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है ना, तो मैं किसी भी चीज़ में सफलता हासिल कर सकता हूँ। और कई बारी जब हम एकेडमिकली अच्छे नहीं होते, सबसे पहले जो चीज़ शेक होती है वो है मेरा कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता है शायद आई एम नॉट गुड इनफ ओनली, राइट? जो मेरी सेल्फ परसेप्शन है वो बनती है कि मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए बच्चे को, मेरी स्कूल्स, पेरेंट्स, सबको ये एडवाइस रहती है कि हर बच्चा, भगवान ने जैसे ज़िंदगी में इतने डिफरेंट कलर्स बनाए हैं, इतने हमारे डिफरेंट फेसेस बनाए हैं, ऐसे उसने हर व्यक्ति के अंदर एक अलग योग्यता, क्षमता डालकर भेजी है। तो उसको वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ दें, स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, डांस है। हो सकता है वो इफ नॉट गुड इन एकेडमिक्स इज़ गुड इन समथिंग एल्स। राइट। सो पेरेंट्स को भी उसे हर तरह का एक्सपोज़र देना चाहिए, ताकि उसे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि ओह आई एम सो गुड इन स्पोर्ट्स, आई एम सो गुड इन योगा, राइट? माय बॉडी इज़ सो फ्लेक्सिबल। तो अगर उसे एक एरिया मिल जाएगा वहाँ पर शी और ही इज़ द बेस्ट, then that will give them self-confidence. Right. Giving them the exposure to go on stage, talk to people, take them at various places,
मेक द मीट स्ट्रेंजर्स सो दैट वो उनसे बातचीत करे और आत्मविश्वास पैदा हो। दूसरा चीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो कि मैं किसी से भी बात कर सकूं, बेहिचक बात कर सकूं, निर्भय होके, निडर होके बात कर सकूं, राइट। और जो व्यक्ति जितना अच्छा कम्युनिकेटर है, अपनी बात कर सकता है, उतने उसका जीवन में सफल होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट स्किल इज कोलैबोरेशन। आई हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर। अब आज बहुत सारे बच्चे सिंगल बच्चे हैं या घर में कजन्स नहीं, कभी किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं किया, राइट। जो उसकी हर बात माँ बाप ने मानी, तो उसे किसी के साथ कोलैबोरेट करना ही नहीं आता, इसलिए बाद में उसको मैरिज में तंगी होती है, बिकॉज उसने कभी किसी से स्पेस अपनी शेयर ही नहीं की, कुछ शेयर ही नहीं किया, कुछ रूल्स को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जब वो वर्क पे जाता है तो टीम में बड़ी मुश्किल होती है, राइट। उसको अपना काम तो अच्छे से आता है, लेकिन एज अ टीम प्लेयर बन के औरों के साथ मिलकर, और जबकि आज हर काम ही टीम ओरिएंटेड है, राइट, आप उसके बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो आई थिंक कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट स्किल इज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, राइट। मेरे पास कितनी भी एकेडमिक एबिलिटी हो, अगर मेरा EQ अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई दे से योर IQ गेट्स यू द जॉब एंड योर EQ गेट्स यू द प्रमोशन, राइट। अगर मेरे पास मेरा EQ ही अच्छा नहीं है, इफ आई गेट एंग्री ऑन द ड्रॉप ऑफ द हैट, रिएक्टिव, एंड लोगों के साथ मैं बदतमीजी से बोलता हूँ, राइट, या मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी रोने लग जाता हूँ, तो वो जो तुम्हारे स्किल्स हैं वो बहुत बैडली तुम्हारी लाइफ की सक्सेस पर असर डालते हैं। अब कई लोगों का EQ इतना हाई होता है, चलो जी छड्डो जी, हो गई लड़ाई, कल छड्डो मिट्टी पाओ जी, चलो चलो करिए, फिर ऐसा मेरा फ्रेंड है, ऐसा मेरा भरा है, मेरा था प्यार ही बड़ा। वो ऐसे कर करके सभी को रिझा लेते हैं, सभी को अपने साथ ले लेते हैं। तो इवेंचुअली लाइफ में सफलता पाने के लिए ये जो स्किल्स है, दे बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स। आपने 40 इयर्स का एक्सपीरियंस करा एजुकेशन फील्ड में जी। इस 40 इयर्स में आपने ऐसी पेरेंट्स की कौन सी मिस्टेक देखी जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज भी दिखती है? सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना, वो पेरेंट होने का रोब डालना है ना। मुझे ऐसे लगता है कि ये बच्चा अब मेरे कंट्रोल में है। जैसे अब मैं तो, जैसे होता है ना, ये कि मेरी कमोडिटी है, मैं इसको जैसा चाहूँ बना लूँ, मैं जैसा चाहे बोल लूँ, मैं जैसा चाहे कर लूँ। एक तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, राइट, जो बिगनिंग से ही शुरू हो जाती है। और दूसरी, अपनी ख्वाहिशें, अपने ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशन बच्चों के थ्रू फुलफिल करना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है या पैदा होते ही, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे तो इसको ये बनाना है। सी, हम पेरेंट्स हैं और हम सोचो कि एक वो है ना, तीर कमान होता है जैसे, तो मैं जब पेरेंट बना हूं ना, तो मैं एक कमान हूं और बच्चा वो तीर है। जितना मैं बेंड करूंगा उतना ही वो तीर दूर तक जाएगा। सो मेरा काम सिर्फ वो है, वो तीर ने कहाँ जाके निशाना लगाना है ये कुदरत ने तय किया हुआ है, मैंने नहीं। मैं हजार कोशिश भी कर लूं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे एक अच्छा कमान बनना है, राइट। बाकी वो तीर अपनी जर्नी लेकर आया है। मेरे को कई लोग मिलते हैं, कहेंगे नहीं जी ये तो बाहर ही जाएगा, बाहर ही सेटल होएगा। कई बोलेंगे नहीं नहीं बाहर क्यों भेजना जी, अच्छे इंडिया च ही रहेगा, फिर असि ओल्ड हो जाएंगे, फिर साड़ी सेवा कौन करेगा। हमने क्या अपने लिए पैदा किए बच्चे? फिर हमें बच्चे को सुनाने वक्त कहते हैं मैंने इतना सेल्फलेसली तुम्हारे को बड़ा किया, है ना, निस्वार्थ। फिर उसमें स्वार्थ मत लाइए ना, है ना। हम पहले अपना स्वार्थ, कल ये मेरी सेवा करेगा, कल ये मेरा ध्यान रखेगा। क्या हम दुनिया में बच्चे इसलिए ला रहे हैं या वो मुझे जॉय देते हैं? पहली सबसे बड़ी चीज जो हमें याद रखनी है कि वो अगर हम उन्हें दुनिया में लाए, हमने उन पर एहसान नहीं किया, वो हमारे बच्चे बने, वी आर ग्रेटफुल टू देम, है ना। हमें उनको बड़ा करने में, उनके साथ समय बिताने में हमें खुशी मिली। इसलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम किसी पॉइंट पे उन्हें कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। आज जो कर रहे हो सोचो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसको मैं कम भी कर दूं तो इसको तो नहीं पता, मुझे खुशी मिल रही है, मैं जो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। आज जब मैं उसके लिए जो करूंगा जॉयफुली करूंगा ना, खुशी से करूंगा, तो जब वो बड़ा हो जाएगा वो भी मेरे लिए
खुशी से और जॉयफुली ही करेगा। तो उसकी उड़ान को रोकना नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, गिव देम द राइट रूट्स, अच्छे संस्कार दीजिए, उनके परों को स्ट्रांग बनाइए डे बाय डे, ताकि वो अपनी उड़ान भर सके। मज़ेदार बात है कि एक मदर पूरी उम्र बच्चे को अपने से दूर रहना ही सिखाने की प्रयास में रहती है। All that a mother is trying to do is teach the child how to live without her, right? और वही वहाँ सफल है जिसने उसको अच्छा बना दिया है कि भाई मैं हो ना हूँ, now you are grown up sufficient enough, तुम्हें मैंने सही संस्कार दे लिए, सही विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया कि तुम अब सही फैसले अपने लिए लाइफ में करोगे। यहाँ मैं देखती हूँ 40 साल का लड़का हो जाता है, माँ बाप को फिर लगता है बच्चे है जी, इन्हों को क्या पता है ना, असी नहीं दसांगे तो कौन दसेगा। अगर वो 40 साल में भी अपना भला बुरा नहीं पहचान सका, जो उसको 20 साल में पहचान लेना चाहिए था, फिर वो 60 साल में भी नहीं पहचान पाएगा। बेसिकली तो जेड जो एक डिसीजन मेकिंग है, मैं आपसे, आपकी बात से आज मैं इतना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे कि बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो बच्चे में स्टार्टिंग से सीड होनी शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी मर्जी उस पर नहीं चलानी है। अगर आप बाहर देखिए ना, वो बच्चे से पूछेंगे विच डूज यू वांट, है ना, वो स्टोर में जाएंगे, उसको एक छोटी सी टोकरी दे देंगे, ग्रोसरी ले रहे हैं, जाओ तुम भी ले लो जो तुम्हें लेना है। हम बच्चा कहेगा नहीं 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 लेना। हम क्यों, उसकी जो मेरी क्षमता में है ना, क्यों नहीं लेके देना। और मैं उसको अपनी मर्जी से कुछ भी ले दूं, वो छोटी चीज भी मांग ले तो मैं नहीं। जो मैंने कहा कि हम पेरेंट होने का उसके ऊपर रोब ही डालते रहते हैं, वो वहां पर गलत है। अगर आप बाहर देखो, मैं एक बार एयरपोर्ट पे आ रही थी अमेरिका में, तो मेरे आगे एक मदर जा रही है, वो बच्चे से पूछी है एलिवेटर और एस्केलेटर। सो मैंने सोचा अब ये भी बच्चा डिसाइड करेगा कि एलिवेटर पे चढ़ना है कि एस्केलेटर पे जाना है। वो यहाँ तक डिसीजन लेते हैं बच्चे से। दे ट्रीट चाइल्ड लाइक एन एडल्ट एंड वी कीप हैंडलिंग आवर एडल्ट लाइक अ चाइल्ड। जैसे मैंने कहा, हम 40 साल में उससे ऐसे डील करते हैं जैसे वो बच्चा हो, और वो 4 साल के बच्चे को भी ऐसे डील करते हैं जैसे वो एडल्ट हो। उसकी भी बेइज्जती होती है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। किसी के सामने भी उसको झाड़ नहीं सकते, ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते, या बाजार में खड़े थप्पड़ नहीं मार सकते, है ना। तो वहाँ हम उसको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन अडल्ट ट्रीट करते हैं, और हम यहाँ पर अपने अडल्ट बच्चों को भी एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं। यहाँ पे आई थिंक आकर बड़ी ग्रोसली गलत होती है। इसीलिए जब लोग बोलते हैं कि जी वो लोग तो 18 साल की उम्र में बाहर निकाल देते हैं बच्चे को, निकालते नहीं है, बड़ा दिगरा निकालते हैं। या मुझसे इसको दूर रहना चाहिए ताकि जीवन जीने की कला सीख ले। बहुत सारी आपकी बात से ये भी आता है, मेरे को दिमाग में आता है कि बहुत सारी मदर ऐसी भी हैं, वो अपने बच्चों को कहीं जाने भी नहीं देते अपने बिना। बिल्कुल। और वो सिखा भी नहीं पाते कि उनके बिना कैसे रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ ना। फिर बाद में हम कहते हैं, वो जो आप ओवर पेरेंटिंग की बात करते हैं, ओवर मदरिंग, हेलीकॉप्टर मदर होना, जहाँ बच्चा जा रहा है उसके बिल्कुल ही सिर पे रहना। बल्कि बच्चों को अपने रिलेटिव, पहले देखो जब और एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं थे, पुराना जमाना था, तो बच्चे अलग अलग रिश्तेदारों के घर, कभी मासी के घर 10 दिन रहने जा रहे हैं, माँ बाप के बिना भी, कभी दादी दादा के, नाना नानी को, रिलेटिव्स भी दूर दूर होते थे, एक बार पहुंच गए तो महीना रह के आ रहे हैं ऐसे। सो अब वो समय के साथ खत्म हो गया वो चीज, राइट। हम पेरेंट्स के साथ गए, 2 दिन में आ गए। उसका फायदा ये होता था कि बच्चा वेरिड पेरेंटिंग स्किल्स सीखता था। आज हम मासी मासर के घर में रहे, बुआ फूफड़ के घर में जाके रहे। अब मैंने वहां पे देखा कि वो तो ऐसा नहीं करते हैं, मेरे माँ बाप तो करते हैं। हो सकता है मैं उस चीज को वैल्यू करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि मेरी मम्मी तो रोज मुझे नाश्ता बना के देती है, वहां तो वो बच्चे खुद बना रहे थे। या मैं उनको देख के ये सीखूंगा कि हाँ वो अपनी मम्मी के लिए बनाते हैं, मुझे भी बनाना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि उसको वेरिड रिलेशनशिप्स की, वेरिड पेरेंटिंग की आदत पड़ेगी। उससे क्या होगा कि जब उसकी शादी होगी, अब लड़की एक शादी के बाद आती है अपने हस्बैंड के घर, अब उसने एक ही तरह का माँ बाप का रोल देखा है, एक ही तरह का रिलेशनशिप देखा है। अब वो कहती है तो सही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्ट, क्योंकि उसने वेरिड का एक्सपोजर ही नहीं मिला ना। जब हमने वेरिड देखा होता तो हम कहते हैं हाँ भाई उनके घर में भी ऐसे होता था, उनके घर में ऐसे होता था, उनके घर में ऐसे। क्योंकि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड, राइट। सो इसलिए हमें बच्चों को
एज अ साइकोलॉजिस्ट आई फील अलग अलग घरों में छोड़ना चाहिए, उनके फ्रेंड्स के घर में डे स्पेंड करने के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि वो खुद अपनी एक जजमेंट फॉर्म कर सकें अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दे कैन ब्रिंग दैट फीडबैक टू यू ऑल्सो कि भाई मामा उनके घर में तो वो बच्चे अपने आप ही करते हैं, मैं भी सुबह अलार्म लगा के उठूंगा, खुद ही उठूंगा, आप नहीं मुझे उठाना। मे बी ही ग्रोज मोर इंडिपेंडेंट। कहीं जाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। राइट। अच्छा, अब एक वेरी लास्ट क्वेश्चन, अगर आज एक ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलना हो जो एक स्कूल और एक पेरेंट्स सुनना ना चाहता हो, वो क्या है? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एक्सेप्ट डेटिंग इन आवर कंट्री। लेट्स मेक इट, मैं एज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल नहीं कह सकती ये बात, बिकॉज पेरेंट वुड से कि आप क्या बात कर रहे हैं, पर आपने कहा बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। मुझे ऐसे लगता है कि हम अपनी सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। आज के दिन में इंडिया में जी ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है, लेट देयर बी एवरी मैरिज अ लव मैरिज, लेट लव बी द फर्स्ट थिंग, राइट? मैरिज इज नॉट अ कमोडिटी ट्रेडिंग कि हमने सारे पैरामीटर्स मिला दिए तो ये हो गया, राइट? अगर हम आज के दिन में पेरेंट्स भी समझने लग गए हैं कि हम किसी को मिला भी देते हैं तो फर्स्ट लेट द रिलेशनशिप ग्रो एंड देन फोर्स इनटू मैरिज, बिकॉज मुझे लगता है इंडिया शुड लर्न सम लेसन्स फ्रॉम द वेस्ट। हम वो गलतियां ना करें जो वहाँ वो कर चुके हैं। हमारे पास बहुत अच्छे संस्कार हैं, हम उन संस्कारों को संभाल कर रखें। तो अगर हमने उन्हें जैसे मैंने कहा डेटिंग या मैरिज को अपने संस्कारों के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं डाला ना, तो फिर हम उनके वाली गलतियां कर लेंगे। अगर हम उसे एक अच्छे फ्रेमवर्क में डाल देंगे, ट्रूथफुली एक्सेप्ट करेंगे, तो हम शायद उसके साथ भी संस्कारों को जोड़ पाए, उसके साथ भी जो हमारी इंडियन वैल्यूज है उसे हम रख पाए, उसके साथ हम चल भी पाए और वो सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, रादर देन कि फिर ऐसा कुछ हो जाए जो बाद में हम सबको उसे रिग्रेट करना पड़े। तो जो भी चोरी छुपे हो रहा है, कम्युनिकेशन के चैनल्स इंप्रूव करके उसके बारे में बात करें एंड उसे समझें कि आपस में क्या होता है कि मैंने पूरा जीवन जीकर देख लिया कि जब हम अडल्ट्स होते हैं ना, तो हम जिस तरह से भी जेंडर अट्रैक्शन को परसीव करते हैं, आर्ट बिकम मोर डर्टियर एंड चिल्ड्रन इज मोर प्योर एंड प्योरिफाइड, राइट? सो हम उनके एज पर देखें कि दैट्स नॉट दैट दे आर ट्राइंग टू हैव only or getting into the bed only, they are just trying to enjoy each other's company, and तभी मैंने कहा उसके एक रूल्स रेगुलेशंस बना दें एज अप्रोप्रिएट। वो आज जो 16 साल में बनाए वही 26 पे नहीं, है ना? मैं सोचती हूँ कि इंडिया के बच्चे जब आज कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वहाँ चले जाते हैं जहाँ वो पेरेंट्स से चोरी कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको दिख नहीं रहा, चोरी तो नहीं, उनकी नजरों से दूर कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। अब सोचना चाहिए उससे ज्यादा कल्चर ही है, तो हम भी अपने कल्चर को रियलिटी ओरिएंटेड बनाएं, डिनाइल से निकलकर हम ट्रूथफुली उसे एक्सेप्ट करें। आई थिंक कि हम बहुत सुंदर ट्रेडिशन बनाएंगे जो शायद वेस्ट भी हमें फॉलो करने लग जाए कि ये सही ढंग है। राइट। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे इस एपिसोड में आए और हमारे ऐसी इंसाइटफुल आपने नॉलेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी है। थैंक यू सो मच। अगर ये एपिसोड आप अब तक देख रहे हैं, इस एपिसोड को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूं वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।